रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का मीनिंग ये होता है कि किसी का कंसेक्यूटिवली 2 या 2 से ज्यादा मिसकैरेजेस हो। मिसकैरेजेस मतलब अपने आप से स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस हो, और वो एबॉर्शंस जो हैं वो 20 हफ्ते से पहले, हमारी प्रेगनेंसी का टोटल ड्यूरेशन 40 वीक्स होता है, बट 20 हफ्ते से पहले अगर 2 कंसेक्यूटिव एबॉर्शंस हो तो उसको हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बोलते हैं। और इट इज, देखिए, एबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होने के जो चांसेस हैं, सिंगल एबॉर्शन होने के 15 to 20% चांसेस होते हैं, बट रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का जो चांसेस है वो 2 to 5% के करीब होता है। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस जो है वो अब बेसिक चीज ये होती है कि देर इज अ सीड एंड देर इज अ सॉइल एंड एनवायरमेंट। सीड में अगर डिफेक्ट हो, सीड यानी कि एम्ब्रियो में कोई डिफेक्ट है, तो दैट कैन कॉज, वो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कॉज कर सकता है। अगर सॉइल, सॉइल यानी यूट्रस, जिस गमले में बच्चा बन रहा है उसको हम यूट्रस बोलते हैं या सॉइल बोलते हैं, उसमें कुछ डिफेक्ट हो तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। या उसका जो एनवायरनमेंट है, इन दोनों चीजों का जो एनवायरनमेंट है उसमें कुछ गड़बड़ हो तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। अब सीड का मतलब क्या है? सीड मतलब ऑलमोस्ट 50% जो रीजंस होते हैं एम्ब्रियो में प्रॉब्लम होने के, 50 to 60% होते हैं वो जेनेटिक होते हैं। तो अगर किसी के जेनेटिक कॉज है उससे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। जो सॉइल है यानी यूट्रस है, उसमें क्या हो सकता है? कोई एशरमैन सिंड्रोम हो सकता है, उसमें कोई यूट्रस के अंदर जहां पे बच्चे को इम्प्लांट होना है उसके अंदर कोई एडेजन्स हैं, उसके अंदर कोई पॉलिप है, उसके अंदर कोई यूट्राइन मैलफॉर्मेशंस है, यानी मुलेरियन एजेनेसिस जिसको हम यूट्राइन मैलफॉर्मेशंस बोलते हैं, जैसे कि बाइकॉर्निएट यूट्रस है या सिंगल यूनिकॉर्निएट यूट्रस है या कोई सेप्टम है जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन, बच्चे को जहां जुड़ना है वो जुड़ ही नहीं पा रहा है, इसलिए अबॉर्शन हो रही है। तो यूट्रस की जितनी एनॉमलीज हैं उसकी वजह से हो सकता है। तो ये हो गया सॉइल। और एनवायरनमेंट होता है, जिन पेशेंट्स में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है, एक ब्लड जो थिक हो जाता है, एक एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है जिसकी वजह से रिकरेंट एबॉर्शंस होते हैं। तो अगर वो चीज, अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से हो सकता है। एंड इन तीनों चीजों को हमारे को इन्वेस्टिगेट करके ही, अगर किसी को रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है तो इन्वेस्टिगेट करके और ट्रीट करके ही नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। लाइफस्टाइल का बहुत मेजर रोल है, वेदर इट इज रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस एंड एनी अदर डिजीज। क्योंकि अगर किसी लेडी का या मेल का लाइफस्टाइल गलत है तो दैट विल कॉज प्रॉब्लम्स। जैसे कि अगर कोई ओबीज है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कोई भी मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, तो स्पेशली डायबिटीज जो है वो फीटस को इतनी बुरी तरह से इफेक्ट कर सकता है कि अगर किसी का HbA1c 10 या 11 के करीब है तो वो हेड से लेकर टो तक कोई भी जेनेटिक कोई भी मैलफॉर्मेशंस कॉज कर सकता है इन द ग्रोइंग फीटस, और इसी वजह से एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। तो लाइफस्टाइल का और आपके स्ट्रेस लेवल्स का और बेसिक एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है ऑन रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। शी हैज बीन एबल टू कंसीव, बट कोई ना कोई रीजन है, जो जैसे कि मैंने पहले बताया कि सीड, सॉइल या एनवायरनमेंट में कोई ना कोई रीजन है जिसको हमारे को पिन पॉइंट करना पड़ सकता है। बट अगेन जरूरी नहीं है, इसमें से भी हम कॉजेस तो ढूंढते हैं बट कभी कभी कॉजेस नहीं भी पता लगते, और 40% ऐसे इडियोपैथिक चीज भी हो सकती है फॉर अ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी के 2 प्रेगनेंसी लॉस हुए तो वो अपने आप से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इसको लेके कोई हार ना माने कि भाई मेरे 2 प्रेगनेंसी लॉस हो गए तो मैं सीधा इनफर्टिलिटी सेंटर चली जाती हूँ, वहां मेरे को फायदा होगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कॉज क्या है। अगर हम कॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हमारे को सोचना चाहिए कि हम पहले कॉज को ट्रीट करें और फिर पेशेंट को प्रेग्नेंट करें। और जिनमें 3 से ज्यादा एबॉर्शंस हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं और कोई और कॉज नहीं मिल रहे, तब आप
ART सेंटर या आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का साथ ले सकते हैं। और आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, IVF अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जिससे प्रेगनेंसी ठहर सकती है। सिर्फ आपको साहस नहीं हारना है, आपको अपना करेज नहीं छोड़ना। स्पॉटिंग होना अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है। पेशेंट्स कई बार बहुत परेशान भी हो जाता है। अभी कल ही मेरे पास एक पेशेंट है जो सडनली प्रेग्नेंट, अभी 4 हफ्ते की हुई थी और उसको एकदम से स्पॉटिंग दिखी तो वो बहुत घबरा गई। इस स्पॉटिंग को हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं, एंड उसमें बहुत थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग होती है, पिंकिश कलर या स्लाइट रेडिश कलर होगी, तो लेडी को लगेगा कि कहीं मेरी प्रेगनेंसी अबॉर्ट तो नहीं हो रही है। तो प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग होना एक नॉर्मल फिनोमिनन है। आरपीएल से बेसिकली बॉडी पे ये फर्क पड़ता है कि बार बार अगर किसी के अबॉर्शन होते हैं तो उसकी वैसे भी इम्यूनिटी लो हो जाती है। और एक तरह से देखिए, सब कुछ एवरीथिंग जो भी डिजीज है वो एक मेंटल लेवल पे भी लेडी को अफेक्ट करती है। आप प्रेग्नेंट होती हैं और 6-8 हफ्ते आपकी प्रेगनेंसी ठहरी या 12 हफ्ते आपकी प्रेगनेंसी ठहरी एंड सडनली आपका अबॉर्शन हो गया, तो एक एक मानसिक तरीके से भी आपको ये बहुत वीक कर देता है। तो नॉट जस्ट कि आपकी यूट्राइन हेल्थ को इफेक्ट करेगा, आपको अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो अनीमिया कॉज करेगा और आपका जो इम्यूनिटी स्टेटस है उसको लो करेगा। ऑल्सो एक मानसिक तरीके से लेडी को अफेक्ट करता है। जब आप ऐसे पेशेंट्स के साथ डील करते हो तो आपको और ज्यादा एम्पैथिक होना पड़ता है और आपको बहुत स्पेसिफिक टेस्ट कराने की जरूरत है देखने के लिए कि एग्जैक्टली कॉज कहाँ पे। जब हम किसी को आरपीएल लेबल करते हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस करते हैं लेबल, तो जैसा मैंने बताया कि कॉजेज होते हैं सीड, सॉइल एंड एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले जो हमारा एम्ब्रियो है उसमें सबसे बड़ा कॉज ये होता है कि कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है। तो उसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं? हम जो फीटस है उसका कैरियोटाइप कर सकते हैं, जो फादर मदर है मतलब पेटर्नल या मेटर्नल कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं जिससे हमें पता लगेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो हम जेनेटिक्स में करते हैं वो एरे CGH होता है, जिससे हमें पता लगता है कि क्या जेनेटिक प्रॉब्लम है। और दूसरा, जैसे हमारे बहुत सारे मेल्स हैं जो स्मोक करते हैं, और मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि आप स्मोकिंग प्लीज स्टॉप करिए। स्मोकर्स और स्ट्रेस्ड आउट मेल्स में स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से भी क्रोमोसोमल एनोमलीज हो सकती हैं। तो ये वाले जो टेस्ट हैं, जेनेटिक टेस्ट हैं, ये बहुत अच्छे हैं। और ये जो स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन इज एक्चुअली इन अ रिसर्च फेज, तो इट इज नॉट अ वेरी कॉमन टेस्ट, लिटिल एक्सपेंसिव, बट जेनेटिक टेस्टिंग में कैरियोटाइपिंग करके हम पता कर सकते। सो दिस इज अबाउट द सीड। अब सॉइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, पहले क्या होता था कि हमारे को सिर्फ हिस्टोस्कोपी करनी है, उससे हमारे को पता है। अब हिस्टोस्कोपी क्या चीज होती है? हम एक छोटी सी ट्यूब होती है जो हम सर्विक्स के थ्रू, सर्विक्स यानी ओपनिंग ऑफ यूट्रस के थ्रू अंदर डालते हैं, और ये एक कैमरे से कनेक्टेड होती है जिसमें हमारे को यूट्रस के अंदर की इमेज पता लगती है। तो उसको हम हिस्टोस्कोपी बोलते हैं। हिस्ट्रो मतलब यूट्रस और स्कोपी मतलब देखना। तो इसको हम अंदर से देखते हैं कि अंदर से जो हमारा यूट्रस है उसके अंदर कोई फाइब्रॉइड नहीं है, उसके अंदर पॉलिप नहीं है, उसके अंदर सेप्टम नहीं है, कोई एनोमली नहीं है जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रही है। सो हिस्टोस्कोपी एज सच जो है एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी है और प्रोग्नोस्टिक, मतलब डायग्नोस्टिक भी है और साथ में थेरेप्यूटिक भी है। अगर हिस्टोस्कोपी करते टाइम हमारे को कोई सेप्टम मिलती है तो हम वहीं उसको काट के हम यूट्रस को एक गमले की तरह तैयार कर सकते हैं ताकि बच्चा उसमें इम्प्लांट हो सके और वो फल सके। दूसरी चीज है कि आजकल 3D अल्ट्रासाउनोग्राफी इज वेरी गुड। तो अगर आप हिस्टोस्कोपी नहीं कर रहे हैं, उससे पहले आप 3D अल्ट्रासाउंड करके ये पता कर सकते हैं कि यूट्रस में कोई क्या एनोमली है, कोई फाइब्रॉइड है, कोई सेप्टम है, और उसी हिसाब से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई अबाउट द सॉइल, मतलब यूट्रस की कोई एनोमली। थर्ड थिंग दैट इज द एनवायरनमेंट। इसमें आपको पेशेंट्स के बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे, थायराइड टेस्ट कराना पड़ेगा। अब यूजुअली थायराइड के जो लेवल्स जो हम कंसिडर करते हैं नॉर्मल, वो 5.5 के आसपास होता है। बट जब हम चाहते हैं कि कोई लेडी प्रेग्नेंट हो तो हम कोशिश करते हैं कि लेवल्स 2.5 के आसपास हो। तो थायराइड जब हम टेस्ट करते हैं तो सिर्फ TSH नहीं करना, TSH, T4 और साथ में एंटी TPO लेवल्स भी करने चाहिए। तो उसमें अगर सपोज किसी का जो थायराइड लेवल्स 2.5 और 3 के बीच में है और एंटी TPO पॉजिटिव है, तो हम उसका
थायराइड का ट्रीटमेंट यानी एल्ट्रॉक्सिन, थायरॉक्सिन हम स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा जो है जो आपका डायबिटीज है, डायबिटीज इज अ वेरी कॉमन थिंग इन आर, कॉमन डिजीज इन आर कंट्री। तो डायबिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पेशेंट का जो शुगर्स है उनको टेस्ट कराते हैं, उसका HbA1c देखते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनमें रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है उनमें GTT भी करते हैं और देखते हैं कि शुगर लेवल्स कैसे हैं और उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं। तीसरी चीज होती है जिसमें ब्लड थिकनिंग हो जाती है। कुछ ऐसी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं मेटर्नल ब्लड में कि थिकनिंग हो जाती है ब्लड की, दैट इज नोन एज एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। तो उसके लिए हम एप्ला टेस्ट करते हैं। वो एक एरे ऑफ टेस्ट है, थोड़ा सा 6-7 हज़ार का टेस्ट होता है, बट उससे हमें पता लग जाता है कि वो डेफिशिएंसी है या नहीं है। अब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर किसी को एप्ला पॉजिटिव है तो उस केस में हम इमीडिएटली जैसे ही प्रेगनेंसी ठहरती है उसमें हम पेशेंट का इकोस्प्रिन स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ जिनमें एप्ला पॉजिटिव होता है उनमें हम हेपेरिन भी स्टार्ट कर देते हैं एज सुन एज द प्रेगनेंसी स्टार्ट्स। अब बहुत सारे लोग हैं जो टॉर्च टेस्ट करते हैं, जो एक इन्फेक्शंस का टेस्ट है जो कि हमारे को नहीं करना चाहिए फॉर असेसिंग कि किसी को रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता है। तो टॉर्च टेस्ट इज रियली नॉट इंडिकेटेड, करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक टेस्ट है जो आप पेशेंट्स के करेंगे तो आपको एग्जैक्टली रीजन मिल जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। और जहां पे इडियोपैथिक है, जहां में कॉज नहीं मिल रहा और रिकरेंट एबॉर्शंस हो जा रही हैं, तो फिर उस केस में हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक का हेल्प ले सकते हैं। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस उन पेशेंट्स में भी आज की रोजमर्रा में अगर हम देखें, आजकल लेडीज भी बाहर जाके काम कर रही हैं और जब वो काम करती हैं तो मोस्टली 29-30 के बाद ही उनकी शादी होती है। तो पहले वो अपने आप को सेटल करती हैं और फिर शादी करती हैं। तो बाय दैट टाइम जो AMH लेवल्स होते हैं, जो असेस करते हैं कि हमारे ओवम का क्वालिटी कितना अच्छा है, वो एक्चुअली रिड्यूस हो जाती हैं और उसकी वजह से ओवम की क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाती है। सो ओवम की क्वालिटी अगर रिड्यूस्ड हो और स्पर्म की क्वालिटी रिड्यूस हो तो डेफिनेटली रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। जो यूजुअली जो अभी प्रेगनेंसीज हो रही हैं वो 30 के बियॉन्ड ही होती हैं जो प्रेगनेंसीज हैं, तो क्वालिटी ऑफ ओवम एंड स्पर्म रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी के अगर 2 प्रेगनेंसी लॉसेस हुए तो उसका 3rd भी प्रेगनेंसी लॉस होगा। तो आप जहां आप इन्वेस्टिगेट करा रहे हो कि कॉज क्या है, साथ साथ आप ट्राई करते रहिए। ये नहीं कि अगर आपकी अभी अबॉर्शन हुआ है तो आप सोचोगे मैं 6 महीने बाद ट्राई करूंगी या 1 साल बाद ट्राई करूंगी। 3 महीने के अंदर अंदर आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं, 2-3 महीने के अंदर अंदर। बट एट द सेम टाइम आप फोलिक एसिड स्टार्ट करिए, इकोस्प्रिन स्टार्ट करिए एंड अपने डॉक्टर्स को रिव्यू करते रहिए। बट डोंट लूज होप कि आपके साथ साथ आपके कॉजेज को भी हम देख रहे हैं कि क्या कॉजेज हैं, उनको हम ट्रीट कर रहे हैं। किसी का थायराइड का कॉज है, कि हमने दवाई स्टार्ट कर दी, किसी को डायबिटीज है उसको हमने लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर दिया, बट साथ साथ वो ट्राई करते रहे, नॉट टू लूज होप। और आजकल गायनेकोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो बहुत सारे ऐसे सुपर स्पेशलाइजेशंस हैं जिससे कि प्रेगनेंसी ठहर सकती है।